हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 23 जुलाई 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 3 वर्ष हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपया पर वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, और ये निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है। सिंपल सा सवाल है। देखिए, 3 वर्ष का ब्याज ही निकालना है, तो ब्याज निकालने का जो रेशियो होता है 3 वर्ष का, वो क्या होता है? 3:3:1 होता है। ठीक है, ये हमेशा आपको बताते रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जितना मूलधन है उसका दर देखेंगे। दर कितना है? 6%। तो 5,000 का 6% निकालिए तो कितना आ जाएगा? 300 रुपया। तो पहला रेशियो में आ जाएगा 300। उसके बाद इससे आगे वाला रेशियो में ये 300 का हम लोग रेट निकालेंगे, यानी कि 6%। तो 300 का 6% कितना आ जाएगा? 18 रुपया। अब फिर अगला रेशियो में ये 18 का 6% निकालेंगे तो 18×6=160, यानी कि 1.08 रुपया ये आएगा। तो टोटल ब्याज कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला को गुना करके जोड़ते हैं। तो यहाँ गुना करिए तो 3×3=900 रुपया बनेगा। ठीक है, प्लस 18×3=54 रुपया यहाँ पर बनेगा, प्लस यहाँ पर 1×1। तो हम लोग पूर्णांक में लेंगे, या डेसिमल को छोड़ दीजिए, तो 1×1 1 ही हो जाएगा। सबको जोड़िए, 954×1=55, यानी 955 रुपया जो है इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। 243 को इन सब से भाग करना, तो सबको नीचे लिख दीजिए गुना में। तो 3 कितना बार है यहाँ पर? 4 बार। तो 3×3 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कटाएंगे तो 3 आएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, 243 मतलब क्या? 3 की पावर 5 और नीचे बन रहा है 3 की पावर 4। तो इसको जब कटाएंगे आप तो 3 इसका भागफल बनेगा। तो यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो 6, 4, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। और 25, 45, 35 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 12/5 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि थीटा एक न्यून कोण है और कॉट थीटा 12/35 है तो सेक थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए कॉट थीटा होता है b/p। ठीक है, यहाँ पर b पता है, p पता है, तो h कितना हो जाएगा? आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो 12, 35, 37 का ट्रिपलेट होता है, तो h हमारा आ जाएगा 37। तो सेक का मान निकालना, सेक होता है h/b। h है 37 और b का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप 12। तो 37/12 इस सवाल का जो है आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बोतल का क्वांटिटी हम लोग मान लेते हैं कि यह है 5 यूनिट, जिसमें 3 भाग जो है भरा हुआ है। टोटल 5 भाग माने तो 3 भाग इसका जो है भरा हुआ है। तो खाली कितना बचा? 2 भाग बचा। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा, तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता, 170 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखिए 170 में बेचा है तो उसे 15% का हानि हुआ, तो इसका मतलब सामान कितना में बिका है? 85% में। तो ये 170 85% का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है 10% इसको लाभ चाहिए, तो यानी वस्तु बेचेगा ये 110% में। तो 110% का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको 110 से गुना कर दीजिए। 85 से ये कट जाएगा 2 बार में, 110 दूना 220 रुपया इस सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर कर्ण सिर्फ दिया रहे, क्या होता है? 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। वैसे नॉर्मली हम लोग 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकालते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कर्ण है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 गुना एच का स्क्वायर। एच है कितना? 34√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 34 गुना 34 तो आएगा ही। उसके बाद √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 से कटा दीजिए इसको 2 बार में, 2 से इसको 17 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? 17×3=51 और 68, यानी कि 578। ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर दे रखा है। आगे बढ़ते, इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए आपको इसका क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो ये 8, 8, 16, 16 2 18, 2 20 1 21, 3 का मल्टीपल है, तो 3 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? ये 3 चौके 12 के बाद 3 नंबर 27,
3 छाके 18, यानी 3 गुना 4096। अब ये 4096 से हम लोग को पता चलता है कि ये क्या है, ये 64 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुना 64 मतलब क्या, 2 की पावर 6, और उसका स्क्वायर भी है तो इसका मतलब 2 की पावर ये 12 है, ये 4096। और यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हम लोग यहाँ पर। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पावर में एक एक जोड़ के गुना करना होगा। तो यहाँ पावर 1 है, एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 12 है, एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 गुना 2 26 इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, दिए गए वृत्त में व्यास ए बी को बढ़ी हुई जीवा सी डी से बिंदु पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए पी सी डी और डी पी रेखाखंडों की लंबाइयाँ क्रमशः यहाँ दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो ए बी है ये क्या है, वृत्त का व्यास है, तो ये केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी को आगे बढ़ाया गया ताकि ये सी डी को आगे बढ़ाने पर किस बिंदु पर मिल जाए, पी पर। और दे रखा हमारे पास ए पी सी डी और डी पी की लंबाई। तो पहले ये बात जान लीजिए, अगर इस तरह से दो जीवाओं को आगे बढ़ाने पर कहीं प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये बाहर वृत्त के बाहर जो रेखा है डी पी गुना ये पूरा रेखा पी से लेके सी तक, यानी इसको सी पी बोल सकते हैं, बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ भी जैसे बी पी है गुना पी से लेके ए तक, इसको आप पी ए बोल सकते हैं। ये आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर पर इसका वैल्यू निकलेगा, क्या दे रखा है, ए पी दे रखा है, ए पी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी है 3 सेंटीमीटर, सी डी यहाँ अंदर में है 3 सेंटीमीटर, डी से लेके डी तक। उसके बाद है डी पी 9 सेंटीमीटर, डी पी ये है बाहर वाला, ये है 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिज्या की लंबाई। और ये हम लोग क्या करते हैं, ये जो बी पी है इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स है, पी से लेके पी तक। अब देखिए यहाँ पर इसको बैठाते हैं, डी पी देखिए 9 है, सी पी कितना है, सी से लेके पी तक कितना होगा, 9 और 3 को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। बराबर बी पी एक्स माने हैं, एक्स रहने देते हैं, गुना पी ए, पी से लेके तक कितना 18 है, तो 18 लगा देंगे यहाँ। 9 से कटा देंगे 2 बार में, 2 से इसको 6 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। यानी ये बाहर वाला लंबाई है 6 सेंटीमीटर। जब बाहर वाला 6 है, पूरा 18 है, तो अंदर वाला कितना बचा, 18 माइनस 6, यानी कि ये 12 बच गया। वृत्त का व्यास हो गया 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 का आधा यानी कि 6 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 55 है तथा इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच 24 का अंतर है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान संभव कौन सा है। ठीक है, संभव मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सवाल पहले भी कई बार आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 6 पूर्णांकों का औसत अगर 55 है तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 55, तो 55 गुना 6 ये हो जाएगा आपको 330। अब इनमें कह रहा है कि 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच 24 का अंतर है, और इनमें से सबसे अधिकतम का मान पूछ रहा है, और वो भी संभव मान। तो हम लोग देखिए सवाल में ये नहीं कह रहा है कि सभी नंबर अलग अलग हैं, नहीं स्पष्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 6 नंबर है जिसमें से 5 नंबर को सेम ले लेंगे और वो पाँचों नंबर सबसे छोटी नंबर होगी। ठीक है, और जो छठा नंबर होगा वो अधिक होगा, कितना अधिक होगा, इन पाँचों से 24 अधिक होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरू वाला 5 नंबर एक्स एक्स करके, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ये 5 नंबर हो गया। और ये छठा नंबर जो है सबसे बड़ी है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको एक्स प्लस 24, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच 24 का अंतर है। तो ये जो एक्स प्लस 24 है ये सबसे बड़ी संख्या है, और इन सब का योगफल हम लोग पहले निकाल चुके हैं 330, तो इसको 330 के बराबर कर देंगे। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 एक 6x हो जाएगा, और ये 24 को इस तरफ भेज दीजिए तो बचेगा कितना, 306। 6 से कटाएंगे इसको, 5 51 आया, x का वैल्यू कितना आया, 51। सबसे बड़ी संख्या क्या था, x प्लस 24, तो इसमें अगर वैल्यू रखिएगा 51 तो कितना मिलेगा, 51 प्लस 24 यानी कि 75 इस सवाल का जो आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ता, दिए गए वृत्त में जिसका केंद्र O है, केंद्र पर बनने वाले अधिकोण का माप 104 डिग्री है। वृत्त के भीतर बनाए गए चतुर्भुज में कोण O के सम्मुख कोण का माप कितना होगा। ठीक है, यहाँ आकृति ये दे रखा है। देखिए ये कोण है 104 डिग्री, अगर इसको हम लोग परिधि पर यहाँ पर कोण बना दें इस तरह से, तो केंद्र पर 104 डिग्री का कोण है, तो परिधि पर कितना होगा, 104 का आधा यानी कि 52 डिग्री होगा, ये रूल होता है। अब ये 52 है,
अब ये देखिए एक तरह से क्या बन गया है, ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज। जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जब इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, यानी 52 प्लस ये अगर मान ले थीटा है तो थीटा प्लस 52 180 होना चाहिए। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180 में 52 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 128 डिग्री। यही सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, इसमें क्या करा, 7.2 वर्षों के लिए निवेश करने पर एक धनराशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5,768 रुपया देती है। यदि साधारण ब्याज 2% प्रति वर्ष से अधिक होती तो परिपक्वता पर राशि 6,272 होती। निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको टाइम कितना दिया गया है, 7.2 वर्ष, और इसको बढ़ाना कितना है 2%। तो टोटल कितना का वृद्धि होगा, इतना गुना इतना, यानी कि 7.2 गुना 2% करेंगे तो टोटल का वृद्धि आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 दूना 14.4, यानी 14.4% का टोटल वृद्धि होगा। अगर रुपया में देखें तो पहले इसको मिल रहा था इतना रुपया 5,768, बढ़ाने के बाद इसको मिल रहा है 6,272। तो कितना का वृद्धि हुआ आप घटा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 272 और इधर कितना हो गया 232। तो 272 प्लस 232 कितना होगा, इधर 500 और 4 यानी कि 504 रुपये का वृद्धि हुआ। और परसेंट में इतना, तो इतना परसेंट का वैल्यू 504 रुपया हो जाएगा। हमें चाहिए मूलधन 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 504 को आप 14.4 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे। तो पॉइंट के लिए यहाँ 0 दे दीजिए। 12 से 12 बार में कट रहा है, 12 से 4 42 बार में। ठीक है, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 2 से ये कट जाएगा 500, 7 बजे 3500 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इतना बराबर ये है तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखिए इसका भी गुणनफल इतना ही होगा, लेकिन आपको देखना है दशमलव। यहाँ 2, यहाँ 3, यानी टोटल 5 अंक के पहले जो है दशमलव लगेगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 5 अंक हो रहा है। ठीक है, यह आंसर हो सकता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तो कुल मिला के कहने का मतलब एक ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। आप यहाँ से भी इसको मिलाइए, 74806, 74806। ठीक है, आगे बढ़ते, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जितने भी चेयर हैं उनमें से 9/14 भाग पर बैठे हैं लोग। तो हम लोग टोटल चेयर, CHAIR चेयर कितने मान लेंगे, 14, ये फ्रैक्शन के नीचे जो है। तो उनमें जो चेयर बैठे हैं वो कितने हो जाएंगे, देखिए 14 का 9/14 निकालेंगे तो 9, यानी 9 चेयर ऐसे हैं। ठीक है, आप यूनिट बोल सकते हैं, जैसे 14 यूनिट टोटल चेयर है तो 9 यूनिट लेके लोग बैठे हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सीट। और बचे कितने, 14 में से 9 इधर आ गया तो बचे 5, यानी 5 यूनिट चेयर जो है खाली है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 30 कुर्सियाँ खाली है, जबकि यहाँ पर 5 यूनिट है। तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 30 के बराबर। ये कितना गुना है, 6 गुना। तो खाली चेयर वाला तो हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इसका 6 गुना है तो सबका 6 गुना होगा। टोटल चेयर आपको निकालना है तो 14 का 6 गुना कर दीजिए, 84 आ जाएगा। लेकिन वो निकालने से हमको फ़ायदा नहीं है। तो अब देखेंगे हम लोग कि कितने लोग यहाँ बैठे हैं। 9 यूनिट लोग बैठे हैं, 9 यूनिट चेयर लेके बैठे हैं तो 9 यूनिट लोग ही बैठे होंगे। तो इसका भी हम लोग 6 गुना करेंगे तो 9 छः के 54 यहाँ पर आएगा, यानी कि 54 कुर्सी लेकर के लोग बैठ गए हैं। यानी हम लोग को ये पता चल गया कि कितने लोग बैठे हैं, 54। ठीक है, 54 कुर्सी लिया है तो 54 लोग ही बैठे होंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 6/11 लोग वहाँ पर कुर्सी लेकर के बैठे थे। तो टोटल लोगों की संख्या हम लोग मान लेंगे 11 यूनिट। 11 यूनिट टोटल लोग यानी पीपुल 11 हैं, जिनमें कि 6 भाग लोग जो है वो कुर्सी लेकर बैठ गए हैं, बाकी 5 लोग भाग खड़े होंगे। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी है, 54 है, जबकि यहाँ पर 6 यूनिट है। तो ये 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 54। ये कितना गुना है, 9 गुना। तो ये 5 का भी हम लोग 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45, यानी 45 लोग जो हैं ये खड़े थे जिन्हें चेयर नहीं मिली। तो ऑप्शन नंबर 4 में 45 दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, 8/5 में से कितना घटाने पर 5/8 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए इनमें से घटाने पर ये प्राप्त हो रहा, तो जो घट रहा वो निकालने के लिए यही इसी में घटा दीजिए, यानी कि 8/5 में इसी वैल्यू को घटा दीजिए, 5/8 को। कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 40, इधर 64 माइनस 25 यानी कि 39। तो 39/40 ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते, यदि इसका वैल्यू 3/4 है तो P एक न्यून कोण है, तो सेक P का मान निकालना। देखिए इन दोनों को जब आप गुना करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर, तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर P। इसका वैल्यू होता है क्या, साइन स्क्वायर P। और ये दे रखा है 3/4 के बराबर। अब यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो आपको मिलेगा साइन P का वैल्यू कितना,
इसका वर्गमूल यानी कि √3 और नीचे 4 का वर्गमूल 2। √3/2 अगर साइन में देखें तो ये किसका वैल्यू है 60 डिग्री का, यानी इसको साइन 60 के बराबर कर सकते हैं। तो पी का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। तो सेक पी का पूछ रहा है तो सेक 60 का वैल्यू देना है। सेक 60 कितना होता है 2, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते इसका HCF पूछ रहा है तो देखेंगे ऑप्शन से 3 का मल्टीपल तो ये है लेकिन ये नहीं है तो 3 आंसर नहीं हो सकता। 13 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है तो 13 भी आंसर नहीं होगा। एक से तो सब कटेगा और 7 का मल्टीपल नहीं है तो 7 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है 1, यही इसका HCF हो जाए। आगे बढ़ते अनिल बालू से दोगुना कार्यकुशल है। देखिए दो लोग हैं अनिल और बालू। बालू अगर 1 यूनिट काम करता है तो अनिल कितना करेगा 2 यूनिट, दोगुना कर है यहाँ पर, तथा साथ मिलकर वे कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से मिल गया कितना 12 दिन में कर रहे हैं दोनों साथ मिलकर, तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी लीजिए 2 + 1 3, तो 12 × 3 टोटल वर्क हो गया। अनिल अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये टोटल वर्क को अनिल का एफिशिएंसी कितना है 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कटाएंगे 6 बार में 6 या 18 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ठीक है, देखिए ये जो ट्रेन 8 सेकंड में बिजली के खंभे को पार कर रही है ये कितना दूरी कवर कर रही है अपने लंबाई के बराबर, और जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो वो अपने लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई को क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी वो कवर कर रही है। ठीक है, तो 32 में से ये जो आप देख रहे हैं कि 8 सेकंड इसको खंभे में लग रहा है तो ये 8 घटा दीजिए इधर, यानी ट्रेन का लंबाई इतना सेकंड में निकलेगा तो ये घटा दीजिए, तो बाकी जो बचा टाइम है उसमें प्लेटफॉर्म का लंबाई निकलेगा। तो 32 में 8 इधर आ गया तो बचा कितना 24, यानी 24 सेकंड में जो दूरी कवर किया जाएगा ट्रेन के द्वारा वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो कितना हो जाएगा लंबाई प्लेटफॉर्म का, ट्रेन का चाल है 69 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 69। ठीक है, टाइम है सेकंड में तो इसको आप 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। उसके बाद टाइम टोटल 24 है तो 24 से गुना करेंगे, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 3 से 23 बार में, तो ये कितना होगा 5 × 20 × 23, 23 दूना 46 पर 1 0, 460 मीटर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते यदि ये दे रखा है तो वाई का मान पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 24 उधर से 9 ले आइए, इधर से 3 वाई को इधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा। 24 में से 9 घटाएंगे 15, 3 से 15 को डिवाइड करिए 5, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते एक आदमी 2450 में एक मशीन खरीदता है और एक 10% के लाभ पर उसे बेच देता है। मशीन का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए 2450 में खरीदा है और इसको 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो बिकेगा कितना में 110% में। आप सीधा सीधा इसको 1.1 गुना कर सकते हैं। जब 1.1 गुना करेंगे तो पॉइंट के लिए तो ये 0 हटा दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं हम कि 11 का मल्टीपल आंसर हो रहा है और इकाई अंक इसका क्या है 5 है, तो ये तो इकाई अंक 6 है, ये 9 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देख लेंगे 11 का मल्टीपल 6 5 11 9 2 11, 11 का मल्टीपल है 9 5 14 6 2 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं एक गोले की त्रिज्या r है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, यानी गोला और बेलन का त्रिज्या जो है बराबर है। इन दोनों ठोसों का कुल आयतन इतना है। यदि h बेलन की ऊंचाई है तो h/r का मान ज्ञात कीजिए, यानी बेलन का ऊंचाई h है। देखिए दोनों का आयतन का योगफल इतना है तो हम लोग भी इसी तरह से योगफल को बराबर कर देंगे। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ प्लस बेलन का आयतन होता है πr² h, πr² इंटू h, तो h ही है तो h को h ही रहने देंगे। और इन दोनों का योगफल है 7/3 πr³, यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ पाई कॉमन है, पाई को आप काट दीजिए। उसके बाद देखिए r² भी कॉमन है तो r² यहाँ से काट दीजिए। तो यहाँ क्या बचा आपको 4r/3, इसको उस तरफ भेज देंगे तो 7/3r में से घट जाएगा, तो यहाँ घटने के बाद r मिलेगा केवल, और यहाँ पर है h, यानी h बराबर r हो गया। तो h/r कितना होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका HCF 3 है तो एलसीएम कितना होगा। एलसीएम कितना होगा 7 या 21, 21 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर 4 है। अब देख सकते हैं HCF 1 है और यहाँ पर 3 है, 3 गुना है। एलसीएम निकालना है, रेशियो में अगर एलसीएम निकालना है तो 7 या 21 आएगा, इसका भी 3 गुना कर देंगे तो 63 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है n × n + 1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 × 4 = 5,
तो 4 गुना 5 और नीचे 2, इसका करेंगे स्क्वायर। 2 से 2 बार में 5 दूना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 पर 1 का ह्रास होगा प्रत्येक वर्ष। यहाँ टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, तो 5 से 1 ह्रास होगा तो बचेगा कितना वैल्यू, 4 बचेगा। ये 1 वर्ष का रेशियो है। और ये जो ह्रास होता है मूल्य ह्रास, वो चक्रवृद्धि के रूप में होता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैलकुलेट करते हैं सक्सेसिव, वैसी तरह से ये भी होता है। तो 3 वर्ष का टाइम है तो इसका क्यूब में इसका जो है रेशियो बनेगा। तो 5 का क्यूब 125 और इधर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यानी 125 का वैल्यू था तो अब वैल्यू जो है 64 ही बचा है, जबकि यहाँ वर्तमान मूल्य उसका कितना है 12,288। तो ये 64 यूनिट का वैल्यू है, यानी इसका वैल्यू है 12,288। हमें निकालना है 125 का, तो 125 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12,288 को 64 से डिवाइड करेंगे और 125 से गुना करेंगे। तो कटा लेते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो इकाई 0 बन रहा है, कटा लीजिए। 16 से 4 बार में 16 से 112, 10, 16 6 की 96 और 16 8 128, 4 से 19 2 यानी 192। अब 125 गुना 192 करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 192 को आप कुछ देर के लिए 200 मान लीजिए। 125 गुना 200 कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना 25,000। ठीक है, लेकिन 25,000 तो आंसर नहीं है। अब हम यहाँ पर 192 को 200 से गुना किए हैं, कितना अधिक से गुना किए थे 8 से। अब फिर 125 को 8 से गुना करके माइनस कर दीजिए, तो 125 गुना 8 कितना हो जाएगा 1,000। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 24,000 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। ठीक है, ये सब ट्रिक आप एग्जाम में जरूर अप्लाई करिए, तब जाके सवाल जल्दी से आंसर लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करें, सबसे छोटा भिन्न जो इन सब में से प्रत्येक उसे बिल्कुल विभाजित करेगा, तो वो क्या होगा, वो इन सब का एलसीएम ही होगा। तो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। तो फ्रैक्शन है, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम चाहिए, तो 5 6 10 का एलसीएम आपको 30 मिलेगा। और 14 7 21 का एचसीएफ क्या होगा 7 होगा। 7 सभी में कॉमन है तो 30/7 ही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते। राधा और वत्सल ने एक कारोबार में क्रमशः 36,000 और 42,000 का निवेश किया। सक्रिय भागीदार होने के कारण राधा को कारोबार चलाने के लिए हर महीने इतना रुपया अतिरिक्त मिले। 3 वर्षों में यदि राधा को कुल इतना रुपया मिले तो इस अवधि के दौरान वत्सल ने कितना लाभ अर्जित किया। ठीक है, देखिए 2 लोग हैं राधा और वत्सल, तो यहाँ पर राधा इतना रुपया लगाया है और वत्सल इतना लगाया है, तो इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यही रेशियो हो जाएगा क्योंकि टाइम दोनों का सेम है। तो यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, तीनों जीरो को हटा दीजिए, 6 से 7 बार में, 6 से 6 बार में, तो ये 6:7 के अनुपात में जो है प्रॉफिट बांटा जाएगा राधा और वत्सल के बीच में। अब देखिए ये जो राधा है ये सक्रिय भागीदारी है और कारोबार चलाने के लिए इसको इतना रुपया प्रति महीना मिल रहा है। तो राधा को एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिला होगा 637 गुना 5, और ये 3 वर्ष का टाइम है यानी कि 36 महीना। इतना रुपया एक महीना में मिल रहा है तो 36 का निकालने के लिए आपको 36 से गुना करना होगा। इतना रुपया उसको एक्स्ट्रा मिला होगा पर्सनली कारोबार चलाने के लिए, और टोटल इतना मिला है। तो टोटल में से इतना उसका जो अपना है वो खर्च कर घटाने के बाद जो बचा वो होगा इसका प्रॉफिट का शेयर यहाँ से। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसको मिला कितना है। तो गुना करना होगा 36 6 के 216 यानी कि ये हो गया 21,600। 36 दिया 108, इस पर 1 जीरो देंगे। 36 सते 126 का 2 गुना 252 हो जाएगा। उसके बाद 36 पंचे 180 यानी कि 18, सबको जोड़ दीजिए। ये 10 7 8 15 6 2 8 1 9 और यहाँ से मिलेगा आपको कितना 22, यानी 22,950 रुपया जो है राधा को पर्सनली कारोबार चलाने के लिए मिला है वेतन के रूप में। ठीक है, और टोटल उसको मिला है इतना, तो टोटल में से यानी 31,500 में से इसका अपना घटा दीजिए तो उसका शेयर निकल जाएगा कि प्रॉफिट में उसको कितना शेयर मिला है। तो 31,500 में इतना घटाएंगे तो इधर 1,000 कर दीजिए, 1,500 में से 950 घटा दीजिए, कितना मिलेगा आपको 550, और इधर हो गया 30,000 में से 22,000 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8,000, यानी 8,550 रुपया जो है इसको प्रॉफिट के शेयर में मिला था राधा को। जबकि यहाँ राधा को 6 यूनिट मिला तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 8,550। ये कितना गुना है डिवाइड करेंगे तो 6 से एक बार में जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, यानी 1,425 गुना है। तो 7 को भी 1,425 गुना हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा 14 सते 9800 और 25 सते 175 यानी 9975।
ये जो है वत्सल का शेयर है। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसका मान कितना होगा, ठीक है। देखिए इसको निकालने के कई तरीके हैं। आप, एक पैटर्न होता है इसका, आप याद रख सकते हैं, नहीं तो देखिए इसका डिजिटल सम से निकाल लीजिए। तो 103 का क्यूब है, तो 103 को अगर देखें तो इसका डिजिटल सम कितना है, 1 1 2 है। तो 2 का क्यूब करिए, 2 दूना 4 दूना 8, तो उसका डिजिटल सम 8 होना चाहिए। तो कहाँ पर है, 2 3 5, 5 2 7, यहाँ पर नहीं है। 3 3 6 2 8, यहाँ पर है। 3 1 4 2 6 1 7, यहाँ नहीं है। 2 2 4 2 6, यहाँ नहीं है। तो डिजिटल सम से भी आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका, आप पैटर्न यहाँ देखिए, 1030301, यानी कि आपको 103 करना है, फिर बीच में जीरो लगाना है, फिर 301 करना। देखिए 1 से 3, फिर 3 से 1, और बीच में एक जीरो है। अगर एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दे, यानी 1001 का क्यूब कह दे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 103 कर देंगे, और यहाँ पर एक जीरो है तो एक बढ़ा देंगे, और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा देंगे। सिर्फ आपको जीरो बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका क्यूब, ठीक है। तो आप इस तरह से पैटर्न को याद भी रख सकते हैं, नहीं तो जो भी तरीका से आप सॉल्व कर पाएँ एग्जाम में, वो बेटर है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेदित करती है। यदि सी पी 3 सेंटीमीटर और डी पी 8 सेंटीमीटर है, और ए पी और बी पी दोनों की लंबाइयां के आंकिक मान प्राकृत संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प ए बी की लंबाई नहीं हो सकता है। और यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। देखिए इस तरह से जब डायग्राम है तो आप इसको भी याद रखिए, एक पहले बता चुके हैं और एक यहाँ है। जैसे ये जीवा को देखिए, दो पार्ट में है, ए पी और बी पी, तो इसको ए पी गुना बी पी कर दीजिए, बराबर ये जीवा सी पी गुना पी डी, तो सी पी गुना पी डी, ये इसका रिलेशन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको। देखिए सी पी दे रखा है 3, तो यहाँ पर सी पी कितना है, 3 है, और उसके बाद डी पी है 8, डी पी 8 है। तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए पी गुना बी पी, ये बराबर होना चाहिए 3 गुना 8 के। 3 गुना 8 मतलब क्या, 24, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों की लंबाइयाँ, यानी ए पी और बी पी दोनों की लंबाइयाँ का मान आंकिक प्राकृत संख्या है ना, ये नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ए पी गुना बी पी कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो आप इसको तोड़िए दो पार्ट में। जैसे पहला तो यह जाएगा 1 गुना 24, यानी ए पी 1 और बी पी 24 हो सकता है। दूसरा 2 गुना 12, यानी ए पी 2 और बी पी 12 हो सकता है, या फिर बी पी 2 ए पी 12 हो सकता है। उसी तरह से अगला तोड़ेंगे 3 गुना 8 में, फिर 4 गुना 6 में, उसके बाद 5 से नहीं 6 से, फिर अब उलटने लगेगा। तो यहाँ पर 4 जो है इसका पेयर पॉसिबल है। अब देखिए अगर इसको हम लोग पहला लें 1 और 24, तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 24 + 1 25 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का योगफल। उसी तरह से यहाँ पर 12 2 14 हो जाएगा। उसी तरह से 8 3 11 हो जाएगा, दोनों का योगफल 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। यही बात कह रहा है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा विकल्प ए बी की लंबाई नहीं हो सकता। हम लोग योगफल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद ही ए बी का योग लंबाई निकलेगा। यहाँ पर वही पूछ रहा था। तो ऑप्शन देखेंगे, 25 है क्या, 25 है, ये हो सकता है। 14 14 भी हो सकता है। 11 11 11 नहीं है, ठीक है। 10 10 भी है, ये भी हो सकता है। तो 20 यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर हमें नहीं मिला है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको छांट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 आदमी और 8 औरतें उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। सबसे पहले निकालना होगा एफिशिएंसी का रेशियो। देखिए 14 मेन है और ये करते हैं 9 दिन में, और 16 वोमेन है और ये करते हैं 7 दिन में। काम दोनों का बराबर है, तो टोटल वर्क यहाँ बराबर कर दिए। घटा दीजिए 7 से 2 बार में, और 2 से ये 8 बार में। तो यहाँ से मैन और वोमेन का क्या रेशियो आएगा, 8 और 9। अब निकालेंगे हमें टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। तो 14 मैन, 14 गुना मैन का एफिशिएंसी 8 है, और इन्हें लगते हैं 9 दिन, तो 9 से गुना करेंगे। इतना हो गया टोटल वर्क। अब इस वर्क को किसके द्वारा किया जाना है, 6 आदमी। तो एक आदमी 8, तो 6 आदमी कितना, 6 से 8 को गुना कर देंगे तो 8 6 48 यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से 8 औरतें, एक औरतें 9, तो 8 औरतें कितना, 8 9 72। तो टोटल वर्क जो होगा एक दिन में अब वो कितना होगा, 120 यूनिट होगा। तो इस वर्क के कारण, इसी वर्क से जो है ये डेली का टोटल वर्क है, ठीक है, और ये ओवरऑल टोटल वर्क है। तो ये टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर दिया, यानी कि 120 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको, 8 से ये 15 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 14 तिया 42/5। 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.4 दिन।
तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रतियोगिता में जीत पर 2 अंक, ड्रॉ पर 1 अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलता है। तीसर ने 20 मैच खेले, उनमें से उसने 3 ड्रॉ मैच खेले, कम से कम एक में उनकी हार हुई और कम से कम एक में उनकी जीत हुई। तो उसके अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक क्रमशः क्या होंगे? ठीक है, देखिए टोटल कितने मैच खेले हैं? 20, जिनमें कि कह रहा है कि 3 मैच ड्रॉ थे और ड्रॉ पर इसको कितना मिलता है? 1 अंक। तो 3 मैच इन्होंने ड्रॉ खेले, तो 3 मैच आप घटा दीजिए, बचे कितने? 17 मैच। और ये 3 मैच के कारण इसको कितना नंबर मिला होगा? 1 पर 1 मिलता है, तो 3 पर 3 अंक मिला होगा। ठीक है, अंक को गोल से घेर दिए। अब 17 मैच में क्या कह रहा है कि कम से कम एक में उसकी हार हुई हो। अगर एक में हारा है तो टोटल 17 मैच है, तो जीता कितना होगा? 16 जीता होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हारने पर कोई अंक नहीं मिलता, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ जीतने वाला को। अगर एक हार गया तो 16 जीता, और जीतने पर 2 अंक मिलता है, तो टोटल कितना अंक मिला होगा? 16 दूना 32 अंक। ठीक है, 32 अंक मिला होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम निकलना है, यहीं पर निकलेगा। क्या कर रहा है कि उसका संभावित अधिकतम, अधिकतम कितना होगा? 32 तो इधर से लिया है, और ये जो 3 ड्रॉ खेला था ये दोनों में जाएगा, हार में भी जाएगा, जीत में भी जाएगा। तो जीत में अगर इसको काउंट करेंगे तो 3 + 32 कितना हो जाएगा? 35, यानी मैक्सिमम जो उसका अंक होगा वो 35 होगा। अब मिनिमम भी निकाल लीजिए। देखिए कह रहा है कि कम से कम एक मैच हारा हुआ होगा, तो अगर एक मैच कम से कम एक मैच जीता हुआ होगा, तो अगर एक मैच जीतेगा 17 में, तो हारा कितना? 16 हारा। और हारने पर कोई अंक नहीं मिलता, तो ये तो 0 हो गया, छोड़िए इसको। तो एक मैच जीता, एक मैच जीता तो एक जीतने पर 2 अंक मिलता है, तो 1 × 2 टोटल 2 अंक यहाँ मिला होगा। और ये जो ड्रॉ का है वो भी जुटेगा, तो टोटल कितना होगा? 3 × 2 = 5, ये हो गया इसका मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम ये हो गया, मिनिमम 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। इसमें कह रहा है सारणी में दी गई जानकारी के आधार पर रोजगार की दर से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखना है पहला ऑप्शन, 1995 और 2000 के बीच माध्यमिक स्तर पर रोजगार दर में 50% की वृद्धि दर्ज हुई। तो माध्यमिक स्तर यहाँ पर है बीच में, और 1995 2000 देखना। तो 1995 का ये है 12 और 2000 का है 18। कितना का वृद्धि है? 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब कितना? 50% का वृद्धि। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस्पात और सीमेंट पर कुल व्यय का अनुमानित प्रतिशत निकालना है। तो निकाल देते। सीमेंट का 75 डिग्री है और इस्पात का 45 है, टोटल जोड़ के 7 4 11 1 12, यानी कि 120 डिग्री हो रहा है। इसका परसेंटेज निकालना है टोटल पे। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये तो कितना परसेंट है? कटाएंगे 1, कटाएंगे 3, 1/3 यानी 33 सही, 1/3, जिसको आप लगभग 33% बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राफ में दर्शाई गई बिक्री के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है वो आंसर देना। पहला ऑप्शन है दोनों वर्षों की साथ मिलाकर कंपनी 5 की कुल बिक्री सभी कंपनियों में से कम है। देखेंगे सबका जोड़ के ये हो रहा है 9 8 17, यानी कि 175। ये भी 175 है। ये 8 7 15 यानी 155 है। ये 8 7 15 ये 150 है, और ये 145। कंपनी 5 का देख रहे हैं हम 145 है, जो कि सभी से कम है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। और ये पूछ रहा है कि जो सही नहीं वो आंसर लगाए, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, 2018 में सभी कंपनियों की कुल बिक्री 17 की कुल बिक्री से अधिक है। तो देखेंगे 2017 का पहले जोड़ के, ये 2017 का है। 17 का ब्लू वाला कौन सा है? ये यहाँ 8 9 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 7 39, 390 हो गया। और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, कुल मिला के 400। 2018 का भी जोड़ लेते हैं। ये येलो वाला 9 9 8 17, 17 8 25, 7 32, 7 39, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, ये भी 400 हो रहा है। ये दोनों बराबर है और ये कह रहा है कि अधिक है। इसका मतलब ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर 2। तो गलत ये है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत जो है उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। भोजन और घर किराए पर हुए खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भोजन पर है 1600 और घर के किराए पर कितना है? 3600। दोनों का रेशियो पूछा, तो यहाँ पर 0 हटा, 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, तो 4:9 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।